पीएम मोदी आज कोविंद आत्मकथा का करेंगे विमोचन। विज्ञान भवन में आयोजित है कार्यक्रम। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है किताब का नाम। दिल्ली में आज एनडीए की तिरंगा रैली। बाइक पर तिरंगा रैली करेंगे एनडीए सांसद। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली। आज भारतीय व्यापार महोत्सव का आगाज। अमित शाह करेंगे उद्घाटन। पीयूष गोयल और सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नमाज व्यवस्था पर आ सकता है अहम फैसला। 14 अगस्त की नमाज को लेकर फैसला होगा। यूपी में फिर बदलने वाला है मौसम। पूरब से पश्चिम तक झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा की चर्चा में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी है। ओम बिरला ने बताया कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई हैं। छात्रों के मुद्दे पर आज चर्चा होगी और लोकसभा की चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी साझा की है। ओम बिरला ने बताया कि छात्रों के मुद्दे पर अहम चर्चा होगी और विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा की चर्चा में हिस्सा लेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सदन में हंगामे के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। कई मुद्दों की गूंज रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होगी छात्रों के मुद्दे को लेकर। आज सदन में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी है। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा की चर्चा में हिस्सा लेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई हैं और सदन में छात्रों के मुद्दों पर आज चर्चा होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। देखिए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाही में पहुंचे, लोकसभा में बोले। अब इसी को देखते हुए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सदन से क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। छात्रों के मुद्दे पर आज चर्चा होगी। विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी साझा की। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी। लोकसभा की चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई। छात्रों के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाही में मौजूद रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी साझा की है। छात्रों के मुद्दे पर सदन में आज चर्चा होगी। वहीं सदन में हंगामा भी देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। लोकसभा की चर्चा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। और वहीं दिल्ली में तिरंगा यात्रा अभियान को हरी झंडी। भारत मंडपम में नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और अब ये रैली भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली जा रही है। दिल्ली में तिरंगा यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। भारत मंडपम में नेशनल स्टेडियम तक तिरंगा बाइक रैली निकाली जा चुकी है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली जा चुकी है।
भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली जा चुकी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में तिरंगा यात्रा, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत मंडपम से लेकर नेशनल स्टेडियम तक ये रैली निकाली गई है। दिल्ली से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां तिरंगा यात्रा अभियान को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाई है। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक बाइक रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली और खुद उपराष्ट्रपति ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक रैली निकाली गई। और वही नीट पेपर लीक केस में आज बड़ा फैसला। 13 आरोपियों पर अदालत की नजर टिकी हुई है। सीबीआई की 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर फैसला। आज चार्जशीट पर तय होगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। 13 आरोपियों पर अदालत की नजर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। सीबीआई की 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर आज फैसला आना है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा। आज चार्जशीट पर संज्ञान तय हो जाएगा। 13 आरोपियों पर अदालत की नजरें टिकी हुई है। नीट पेपर लीक केस मामले को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बता दें कि 13 आरोपियों पर अदालत की नजर है। सीबीआई की 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर फैसला होगा। आज चार्जशीट पर तय होगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। आज चार्जशीट पर संज्ञान तय होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। नीट पेपर लीक केस में आज बड़ा फैसला। 13 आरोपियों पर अदालत की नजर टिकी हुई है। सीबीआई की 20,000 पन्नों की चार्जशीट पर फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। आज चार्जशीट पर संज्ञान तय होगा। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया जारी। 5300 आवेदकों में 18 शॉर्टलिस्ट किए गए। 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के बाद 3 का चयन किया जाएगा। तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट एक नाम पर मुहर लगाएगा। तो देखिए, 5300 आवेदकों में 18 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद 3 का चयन किया जाएगा। तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट एक नाम पर मुहर लगाएगा। तो हो सकता है कि आज राम मंदिर ट्रस्ट को उसका सीईओ मिल जाए और इसके लिए प्रक्रिया लगातार जारी है। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस लगातार चल रहा है। 5300 आवेदकों में से 18 लोगों का चयन किया गया। 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो अब जब इंटरव्यू होगा तो 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे, जिनमें से किसी एक नाम पर मंदिर ट्रस्ट मुहर लगाएगा और अब उसी के कंधे पर सीईओ की जिम्मेदारी आएगी। इंटरव्यू के बाद 3 का चयन किया जाएगा। इन 3 नामों को राम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा और ट्रस्ट इन तीनों में से किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट एक नाम पर मुहर आज लगा सकता है। इंटरव्यू प्रक्रिया लगातार जारी है। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस तेजी से चल रहा है। बता दें कि 5300 आवेदक पहुंचे थे, इच्छुक थे, जिनमें से 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन 18 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे और इंटरव्यू के बाद 3 लोगों का चयन किया जाएगा। अब इन तीनों को राम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा, जिनमें से राम मंदिर ट्रस्ट किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा और वही व्यक्ति होगा जो इस पद की जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देगा। हालांकि पहली बार होगा राम मंदिर ट्रस्ट में जब किसी सीईओ की नियुक्ति होगी और इसके लिए प्रोसेस चल रहा है। 5300 एप्लीकेशंस पहुंची थी, जिनमें से 18 लोगों को सिलेक्ट किया जा चुका है। अब इन 18 शॉर्टलिस्ट लोगों का इंटरव्यू होगा
जिनमें से 3 नाम आगे बढ़ाए जाएंगे और इन 3 नामों में से किसी एक नाम पर राम मंदिर ट्रस्ट मुहर लगाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज बड़ा फैसला ट्रस्ट की ओर से लिया जा सकता है। कुल मिलाकर 5300 लोगों ने इच्छा जताई थी और 5300 एप्लीकेशंस पहुंची थी, जिनमें से इंटरव्यू हुआ, प्रोसेस आगे बढ़ाया गया और इनमें से 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब 18 में से किन्हीं 3 नामों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिनमें से किसी एक नाम पर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुहर लगाई जाएगी। इंटरव्यू के बाद 3 का चयन किया जाएगा। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, इंटरव्यू प्रोसेस जारी है, क्या आज सीईओ मिल जाएगा ट्रस्ट को? बिल्कुल, आपको बताएं जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बाद में ट्रस्ट की बैठक हुई तो वहां पर फैसला लिया गया कि अब एक सीईओ नियुक्त किया जाएगा जो मंदिर की व्यवस्था को देखेगा, भीड़ प्रबंधन देखेगा और जो भी अंदर की व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था सभी की वो मॉनिटरिंग करेगा। आपको बता दें इसके बाद में आवेदन मांगे गए थे, 5300 से ज्यादा आवेदन दिए गए थे, जिसमें बावजूद इसके कि बहुत सारी एलिजिबिलिटीज थी, उसमें 50 से 70 साल की उम्र का पैमाना रखा गया था, धार्मिक होना, 20 साल का कहीं बड़े संस्था या फिर प्रशासनिक सेवा में प्रबंधन। उसके बावजूद इतने सारे आवेदन आए थे और अब 18 नाम शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। आपको बता दें कि जो इंटरव्यूज हुए हैं, जो चयन समिति में जो सवाल पूछे वो धर्म से, भीड़ प्रबंधन से और धार्मिक जुड़ाव, नेतृत्व क्षमता से जुड़े हुए सवाल के आधार पर लोगों का अभी तक जो चयन किया है। इसमें जो चयन समिति के सदस्य थे उसमें सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश हावड़े और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी, इन लोगों ने सभी से बातचीत की। उसके बाद 18 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और इन 18 नामों में आपको बता दें कई पूर्व आईपीएस, राजेश पांडे की बात हो रही है, पूर्व आईएएस अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, दिनेश सिंह, कई सैन्य सेवा से जुड़े लोग, किसी क्षेत्र से, कोई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग 18 नामों में। आज 9 बजे से जब शुरू होगा इंटरव्यू तो माना जा रहा है 18 नामों में 3 नाम शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। उसके बाद में उनका जो इंटरव्यू होगा यानी आमना सामना होगा तो राम मंदिर ट्रस्ट का जो पैनल होगा उससे होगा और उसके बाद राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि सेवा न्यास क्षेत्र का जो ट्रस्ट है वो तय करेगा कि राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर की व्यवस्था कौन देखने लायक है और किस पर जिम्मेदारी दी जाए। तो वो राम मंदिर की जो गरिमा है, प्रतिष्ठा है, जो वहाँ की परंपरा है, जो वहाँ की आस्था है, उसको बचाकर जीवन तरीके से सहेज के रख पाएगा। बिल्कुल रमन, हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इस बार ऐसे भी कुछ प्रश्न पूछे गए जो धर्म से जुड़े हुए थे, यानी रमन प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ धार्मिक ज्ञान होना भी जरूरी है इस बार? बिल्कुल, जब आप धार्मिक व्यवस्था का एक धार्मिक व्यवस्था के हिस्सा बनने जा रहे हो, खासकर आप मेन मुखिया बनने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको धार्मिक आस्था को पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी भक्त आता है वो अपने भगवान से मिलना चाहता है, चाहे किसी भी माध्यम से, कोई फर्जी वीआईपी प्रोटोकॉल लेकर, लाइन तोड़कर, लाइन में लगकर, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर उसके अगर प्रशासन उनसे बदतमीजी करता है तो गलत संदेश जाता है, क्योंकि श्रद्धालु की आस्था का भी सम्मान रखना है, मैनेजमेंट का भी सम्मान रखना है, भगवान का के जो भगवान और भक्त की जो परंपरा है उसका सम्मान रखना है। सारी जब तक आपको धार्मिक भावना आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं चला सकते। और इसी कारण से राम मंदिर का जो सीईओ होगा उसकी सबसे पहली शर्त यही रखी गई है कि उसमें धार्मिक भावनाएं, धार्मिक आस्था होनी चाहिए और कैसे धार्मिक आस्था रखते हुए कैसे भीड़ प्रबंधन करेगा, कैसे लोगों को भक्तों को संतुष्ट करेगा, ये सबसे बड़ा जो है चैलेंज था। हालांकि तमाम लोगों का इंटरव्यू हुआ जिसमें 18 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और अब आपको बता दें कि आज सबसे प्रमुख इंटरव्यू होने वाला है। जो सिलेक्टेड 18 लोग हैं उनका, उसके बाद ये लोग 3 लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। हालांकि देखिए पहली बार है जब सीईओ की नियुक्ति हो रही है ट्रस्ट में, लेकिन क्या आज तय है कि आज ही नाम सामने आ जाएगा?
अब ये तो देखना होगा कि उनकी पॉलिसी क्या है, जो चयन समिति है वो क्या मानता है, क्या आज सभी इंटरव्यू लेगा या फिर कल को भी अगर आज ज्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाता है, क्योंकि मामला अब इंटरव्यू की कोई सीमा नहीं हो सकती। अगर समझ आ गया कि इस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है तो इंटरव्यू लंबा भी खिंच सकता है। तो हो सकता है कल भी, अगर आज पूरा इंटरव्यू ना हो पाए तो कल भी इंटरव्यू हो सभी लोगों का, उसके बाद में फिर चयन समिति रिपोर्ट जो नाम है वो ट्रस्ट को भेजेगी। अब ये तो आज चयन समिति तय करेगी कि नाम का खुलासा आज होगा, नाम आज भेजे जाएंगे या कल भेजे जाएंगे। रमन, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ में नियमों के विपरीत निर्माण कराने वाले बिल्डर्स और भवन स्वामियों पर अब एलडीए सख्ती करने जा रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शमन मामलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ऐसे मामलों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एलडीए के मुताबिक कुछ लोगों ने प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए शमन आवेदन तो किया, लेकिन निर्धारित शुल्क जमा करने और मानचित्र की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे मामलों में 1 सप्ताह के भीतर अभियान चलाकर निर्माण सील करने और नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो भवन स्वामी नियमों के तहत एफआर खरीद कर शुल्क जमा करना चाहते हैं, उनके मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा अब लोग एलडीए की वेबसाइट पर भू उपयोग परिवर्तन से जुड़े मामलों में ऑनलाइन आपत्ति और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। तो एलडीए वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति सुझाव दर्ज होंगे। शमन आवेदन की आड़ में अवैध बिल्डर अब नहीं बच पाएंगे। प्रशासन अब इसको लेकर सख्त नजर आ रहा है। एलडीए ने शमन मामलों पर सख्ती के साफ तौर पर निर्देश जारी किए। अवैध निर्माण पर अब एलडीए सीलिंग अभियान चलाएगा और इस अभियान में तेजी से काम किया जाएगा। ऑनलाइन आपत्ति सुझाव दर्ज होंगे। शमन आवेदन की आड़ में अब अवैध बिल्डर्स नहीं बच पाएंगे और इसी को लेकर एलडीए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भू उपयोगों परिवर्तन से जुड़े मामलों में ऑनलाइन आपत्ति और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। एलडीए की वेबसाइट पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो देखिए, जो भवन स्वामी नियमों के तहत एफआर खरीदकर शुल्क जमा करना चाहते हैं, उनके मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी एलडीए की ओर से दिए गए हैं। अब अवैध निर्माणों पर प्रशासन का शिकंजा और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एलडीए ने सख्ती की है। एलडीए की ओर से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तय है। हालांकि एलडीए का कहना है कि कुछ लोगों ने प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए शमन आवेदन तो किया है, लेकिन निर्धारित शुल्क जमा करने और मानचित्र की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसे में शमन आवेदन की आड़ में अवैध बिल्डर्स बच नहीं सकेंगे। बहराइच में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अंडरग्राउंड विद्युत तार की चपेट में आने से 26 साल के मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बहराइच का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गैस पाइपलाइन बिछाते समय बड़ा हादसा हुआ। करंट से श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। करंट की चपेट में आने से श्रमिक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए मजदूर गया था और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से जाँच पड़ताल की जा रही है। बहराइच का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अब प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। करंट की चपेट में आने से श्रमिक की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि मामले की जानकारी प्रशासन को दी जा चुकी है। अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बिजली का तार था, उसमें लग गया, वो मर गया। वो क्या कर रहे थे? ये मोलिंग कर रहे थे। मोली मतलब खुदाई कर रहे थे? हाँ, सुराख कर रहे थे। ये क्या नाम इनका? मुनाजिर। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। तक आप लोग कै लोग यहाँ पे काम कर रहे थे? चार आदमी। एक आदमी एक्सपायर हुआ है। आपके ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है। ठेकेदार का नाम क्या है? आजबुल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार का ही है।
रायपुर राजा में करंट से श्रमिक की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। गैस पाइपलाइन बिछाते समय मजदूर करंट की चपेट में आ गया और इस हादसे में मजदूर की जान चली गई। हालांकि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है। मामला दर्ज किया जा चुका है और पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए मजदूर गया था और इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। मिर्जापुर में अष्टभुजा टोल प्लाजा के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक अनियंत्रित क्रेन सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसी। हादसे में क्रेन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही अष्टभुजा पुलिस चौकी प्रभारी और विंध्याचल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अष्टभुजा टोल प्लाजा के पास भीषण हादसा हुआ। मिर्जापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक अनियंत्रित क्रेन सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसी। हादसे में क्रेन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही अष्टभुजा पुलिस चौकी प्रभारी और विंध्याचल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। मिर्जापुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां टोल के पास भयंकर हादसा हुआ। टोल प्लाजा के पास की तमाम तस्वीरें। झांसी में जिला एवं सत्र न्यायालय में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर शमनीय आपराधिक मामलों द्वारा 138 एनआई एक्ट, ट्रैफिक चालान और लघु अपराधों को प्राथमिकता से चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ईशा त्रिपाठी ने बैंक, वित्तीय संस्थानों, बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्री लिटिगेशन मामलों के समाधान पर जोर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ईशा त्रिपाठी की ओर से तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और बैंक, वित्तीय संस्थानों और बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्री लिटिगेशन मामलों के समाधान पर बैठक के दौरान जोर दिया गया। झांसी में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चर्चा हुई। लोक अदालत में बैंकिंग विवादों का समाधान भी अब से किया जाएगा। झांसी में लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अभी अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से रणनीति तैयार की जा चुकी है। झांसी में जिला एवं सत्र न्यायालय में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झांसी में लोक अदालत को सफल बनाने की पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण की रणनीति तैयार की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर शमनीय आपराधिक मामलों, धारा 138 एनआई एक्ट, ट्रैफिक चालान और साथ ही लघु अपराधों को प्राथमिकता से चिन्हित करने के साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ईशा त्रिपाठी ने एक बैठक की और इस बैठक के दौरान बैंक, वित्तीय संस्थानों और साथ ही बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। प्री लिटिगेशन मामलों के समाधान पर बैठक में जोर दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के मामलों में इसको सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज की गई हैं। झांसी में लोक अदालत को सफल बनाने की प्रशासन की पूरी तैयारी है। अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। प्री लिटिगेशन मामलों के समाधान पर भी बैठक के दौरान जोर दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निस्तारण पर प्रशासन का पूरा फोकस है। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज नजर आ रही हैं।
और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।